वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी पीसीएस और आरओ के लिए एग्ज़ाम 2023 वाले के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे, ये रात को 9 बजे वाली क्लास में। और आज देख रहे हैं आप लोग साइंस का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम लोग कल से न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ तो यहाँ पर आप रात को 9 बजे मेरे साथ डेली टॉप 500 क्वेश्चन सेक्शन वाइज देख सकते हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका यूपी पीएससी से रिलेटेड, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए एग्ज़ाम की यूपी पीसीएस जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर इसके अलावा भी एग्रीकल्चर की वैकेंसीज आई हुई हैं, इसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट या यूपी SSSC के भी किसी कोर्स की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इन कोर्सेज़ की जानकारी ले सकते हैं और बेहतर ढंग से कम समय में प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट के 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं और आज आप देख रहे हैं साइंस के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब कल से हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। वैसे तो आप सभी लोग के कमेंट आ चुके हैं और मैं देख चुकी हूँ आप लोगों ने कौन से सब्जेक्ट के लिए बोला हुआ है। तो कल से जब स्टार्ट होगा तो कल ही आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट को आगे पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको वही सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, लेकिन आप जैसा कमेंट करके बता रहे हैं, आप ही लोग से मैं बोल करके फिर आगे वही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है प्रक्षालन मशीन। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा प्रक्षालन मशीन होती क्या है। तो ये वॉशिंग मशीन बताया जा रहा है, ये विसरण विधि के सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात द वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन मेथड। ऑप्शन बी है बल, वेग, विस्थापन, संवेग तथा आवेग, ये सदिश राशियाँ हैं। थर्ड है ऑप्शन सी है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी है बल और द्रव्यमान के अनुपात से त्वरण प्राप्त किया जाता है। एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन होगा। ऑप्शन बी है फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड इम्पल्स आर वेक्टर क्वांटिटीज। ऑप्शन सी है मास इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ऑप्शन डी एक्सेलरेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेशियो ऑफ फोर्स एंड मास। इसमें बताना है कौन सा उत्तर सही होगा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो वॉशिंग मशीन है ये सेंट्रीफ्यूगेशन के सिद्धांत पर कार्य करती है, ना कि डिफ्यूजन मेथड पर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यही गलत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए है अभिकेंद्री बल के कारण ही मथने के बाद क्रीम दूध से पृथक हो जाती है। It means due to the centripetal force the cream gets separated from the milk after churning. ऑप्शन बी है समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होने के कारण जब कोई जहाज नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन बी है ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर बीइंग हायर देन द डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर व्हेन अ शिप एंटर्स द सी आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द रिवर इट राइजेस अप अ बिट। ऑप्शन सी है टेक्नीशियम पहला मानव निर्मित या फिर कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व था। और ऑप्शन डी है बादलों का घनत्व कम होने के कारण वे वायुमंडल में तैरते रहते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए, ड्यू टू द लो डेंसिटी ऑफ क्लाउड्स दे कीप फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर। तो इसमें से देखिए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, और आप सही करेंगे ऑप्शन ए। जो दूध को दही मथने के बाद इसको बोलते हैं, या फिर दूध मथने के बाद आप देखेंगे क्रीम निकलती है, तो इसको बोलते हैं चर्निंग। जब मिल्क से क्रीम निकाली जाती है इसको चर्निंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और ये किससे होता है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है, ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। यही ऑप्शन आपको इनकरेक्ट दिया गया था, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इसमें पहला ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान सुरक्षित होता है। ऑप्शन बी है वह उपकरण जो किसी पिंड के तापमान को स्वचालित रूप से नियंत्रित करता है, थर्मोस्टेट कहलाता है। ऑप्शन सी है जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। और ऑप्शन डी है सेल्सियस पैमाने पर मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 36.9 डिग्री होता है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है और आप आंसर राइट करेंगे ऑप्शन सी। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है, ना कि बढ़ जाता है। इसके अलावा सारे ही ऑप्शन आपको सही दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्शन ए देख लीजिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज द सेफ रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर टू कीप द फूड्स फ्रेश। ऑप्शन बी है द डिवाइस विच ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोस्टेट।
और ऑप्शन डी भी राइट है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑन द सेल्सियस स्केल इज 36.9 डिग्रीज। अब आप फ़ारेनहाइट में कितना होता है ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर वो कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से बताना है कौन सा विकल्प गलत दिया गया है, इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। ऑप्शन ए है रेडियो तरंगे एक्स तरंगे और पराबैंगनी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ऑप्शन बी है ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य अर्थात लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ऑप्शन सी है दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के मध्य मंडल से परावर्तित होती हैं। इट मीन्स लॉन्ग रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मेसोस्फीयर ऑफ द अर्थ। ऑप्शन डी है ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इट मीन्स अ डेफिनेट मीडियम इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स। इसका राइट आंसर आपको बताना है और यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। जो लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं रिफ्लेक्ट होती हैं आइनोस्फीयर से, जो अर्थ की आइनोस्फीयर वाली लेयर है वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, ना कि मेसोस्फीयर से। इसलिए ऑप्शन सी रॉन्ग दिया था और यही आपका आंसर राइट हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर कर लेने हैं, उनको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का फिर से चयन करना है। और ऐसे प्रश्न इसलिए आपको दिए जा रहे हैं क्योंकि आप देखिए स्टेटमेंट वाइज ऐसे क्वेश्चन तो मिलते ही हैं, इसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट प्रिपेयर भी कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आंतों के रोगों के निदान में इंफ्रारेड रेज अर्थात अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी है दूर संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड फॉर द टेलीकम्युनिकेशन। ऑप्शन सी अवरक्त तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरणों में किया जाता है। इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड इन नाइट विजन इक्विपमेंट्स। और ऑप्शन डी है क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। मीन्स एक्सरेज आर यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। तो इसमें से बताना है गलत विकल्प कौन सा है और ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि देखिए इंफ्रारेड रेज दी गई है डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल डिजीज़। जो भी गैस्ट्रिक या कोई भी इंटेस्टाइनल डिजीज़ है इसको डायग्नोस करने के लिए एक्सरेज का यूज़ होता है। एक तरह का टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं बेरियम सॉलो। इसमें एक फ्लोरेसेंट लिक्विड पिलाया जाता है जो कि आंतों तक पहुंचता है, चमकीला सा पदार्थ होता है। पीने के बाद क्या होता है एक्सरेज के द्वारा डायग्नोसिस की जाती है इंटेस्टाइनल डिजीज़ है अगर कोई, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है अर्थात इंफ्रारेड रेज यूज़ की जाती हैं। ऑप्शन बी है सितार के तार से अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार। ऑप्शन सी है 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को हानिकारक ध्वनि प्रदूषक माना जाता है। साउंड अबव 80 डेसिबल इज कंसीडर्ड एज हार्मफुल नॉइज पॉल्यूटेंट। एंड ऑप्शन डी इज 60 डेसिबल के स्तर को मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर का माना गया है। द लेवल ऑफ 60 डेसिबल्स हैज़ बीन कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड साउंड लेवल फॉर ह्यूमंस। इसमें बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात गलत ऑप्शन पूछा गया था कौन सा है और वही उत्तर सही होगा। तो ऑप्शन बी राइट है, क्योंकि देखिए सितार के तार से जो बोला जा रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जबकि यहाँ पर होगा ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स दी गई हैं ये गलत है, अर्थात इसमें अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं ना कि अनुदैर्ध्य। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है और पहला ऑप्शन है पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग जो किया जाता है वो फोटोग्राफी में। ऑप्शन बी है पोटेशियम सल्फेट का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सी है पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद के रूप में किया जाता है। और ऑप्शन डी है मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट का जो उपयोग है वो कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा और इसका सही उत्तर आप करेंगे ऑप्शन डी, क्योंकि मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट का यूज़ खाद्य पदार्थों में किया जाता है ना कि कीटनाशक के रूप में। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 493 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही दिया गया है। ऑप्शन ए है बेंजीन हेक्साक्लोराइड का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी है कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग एक प्रकार का विस्फोटक है। ऑप्शन सी है नाइट्रोसेलुलोज का उपयोग एंटी नॉक एजेंट के रूप में किया जाता है। और ऑप्शन डी है टेट्रा एथिल लेड का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में दिया गया है, ये बिल्कुल सही दिया गया है और ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें, इसलिए ये सही है, इसको आपको प्रिपेयर करना है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी आपको गलत विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी है सफ़ेद फास्फोरस जब हवा में
और अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः ही दीप्तिमान हो जाता है। ऑप्शन सी है माचिस के निर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी है ईओसिन द्वारा लाल स्याही बनाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट एक्ट एज एल्केलाइन सॉइल रिफॉर्मर। ये गलत है। जब एसिडिक नेचर की होती है सॉइल तो उसको ट्रीट करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट को हॉर्न सिल्वर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी है जिंक फॉस्फाइड को चूहे के विष के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी है कॉपर सल्फेट का उपयोग शैवाल नाशी के रूप में किया जाता है। इसमें से सही उत्तर बताना है। क्या गलत दिया गया है, कौन सा ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर के रूप में जानते हैं, ना कि सिल्वर नाइट्रेट को। तो AgCl को हॉर्न सिल्वर के रूप में जाना जाता है, सिल्वर क्लोराइड को। बाकी सारे ऑप्शन आपको करेक्ट दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। कुछ पेयर्स दिए गए हैं और इनमें बताना है कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। ऑप्शन ए पपीते में जो पीला रंग होता है, येलो कलर इन पपायाज ड्यू टू कैरिक्सैंथीन। ऑप्शन बी है मिर्च में जो तीखापन होता है वो एंथोसायनिन की वजह से होता है। ऑप्शन सी है आलू में हरा रंग होता है सोलेनिन की वजह से। और ऑप्शन डी है मिर्च में जो लाल रंग होता है रेड कलर इन चिलीज ड्यू टू कैप्सेंथीन। बताना है कौन सा उत्तर करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा। ये गलत दिया गया है। मिर्च में जो तीखापन होता है वो होता है कैप्साइसिन की वजह से, ना कि एंथोसाइनिन की वजह से। यही गलत दिया गया था, बाकी सारे करेक्ट हैं। आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है एस्पिरिन पेड़ की लेटेक्स से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी है एस्पिरिन का उपयोग ज्वरनाशक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सी एस्पिरिन का उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। और ऑप्शन डी है एस्पिरिन का जो उपयोग है शांतिकारक औषधि के रूप में किया जाता है। इसमें से गलत विकल्प बताना है और आंसर आप राइट करेंगे ऑप्शन डी। जो एस्पिरिन है इसका उपयोग शांतिकारक औषधि के रूप में नहीं होता है। एस्पिरिन एक तरह की नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कि इन्फ्लेमेशन में यूज़ की जाती है, ना कि शांतिकारक औषधि में। ट्रैंकुलाइजर मेडिसिन दी गई है, ये गलत दिया गया है। ये पेन में यूज़ की जाती है जब बॉडी में मॉडरेट पेन है। इन्फ्लेमेशन में भी यूज़ की जाती है। कभी कभी दिल के दौरे या स्ट्रोक को कम करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 498, जिसमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए है अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अम्ल है टार्ट्रिक एसिड। ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर के निर्माण में। ऑप्शन सी है सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है। और ऑप्शन डी फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसमें गलत विकल्प का चयन करेंगे तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है बेकिंग पाउडर के निर्माण में, ये गलत दिया गया है। देखिए बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्ट्रिक एसिड को उपयोग किया जाता है, इसका मिश्रण बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, अर्थात एक करेक्ट है। अब ये ध्यान रखना क्योंकि गलत गलत सही करते चले आ रहे हैं। और अब देखिए इसमें करेक्टली मैच्ड पूछा गया है। ऑप्शन ए है सेब में कार्बोनिल अम्ल होता है। ऑप्शन बी है केला में टार्ट्रिक एसिड होता है। अचार में मैलिक अम्ल और सोडा वाटर में एसिटिक एसिड बताया जा रहा है। इसमें राइट आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा। और इसका राइट आंसर है केला। केला में टार्ट्रिक एसिड होता है जबकि सेब में मैलिक एसिड होता है। इसके अलावा अचार में एसिटिक एसिड होगा और सोडा वाटर में कार्बोनिल एसिड होता है। इनको आप मैच कर सकते हैं। तो आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, या फिर कह लीजिए साइंस का आज लास्ट क्वेश्चन है। 500 क्वेश्चन मैं हल कर आ चुकी हूँ। निम्न में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में नहीं बनता है। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन B12 या फिर विटामिन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विटामिन ए बॉडी में नहीं बनता है। इसके अलावा ये जो दिए गए विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन के, ये बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट होगा। तो आज हम लोगों ने साइंस के 500 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी ये सारी क्लासेस नहीं देखी, प्लेलिस्ट बनी हुई चैनल पर विजिट कीजिए। सारे क्वेश्चन आप रिवाइज कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। कल से हम नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो कमेंट करके अपने सुझाव जरूर बताइएगा और आपका कैसा रिव्यू है, आपको ये क्लासेस कैसी लगी, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो सारी क्लासेस देख लीजिए, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हैं।
इसके साथ साथ मैंने आपको बताया हुआ है, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एक साथ एक जगह पर बेहतर ढंग से प्रिपरेशन के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर करते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और क्वेश्चंस के साथ नई सीरीज़ के साथ अब मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।